प्रेस वार्ता को बुलाने का ध्येय ये है कि जिस तरीके से पिछड़े वर्ग के साथ भारतीय जनता पार्टी की सरकार लगातार अन्याय करती आ रही है और उसके बावजूद, उस अन्याय करने के बावजूद ये कह रही है कि राहुल गांधी जी ने ओबीसी का अपमान कर दिया, इस तरह के अनर्गल आरोप जो लगाए जा रहे हैं उसको लेकर। और साथ ही क्योंकि मैं स्वयं पिछड़े वर्ग से आती हूँ और हमेशा से जब से मैंने बोलना प्रारंभ किया 2.5 वर्ष की उम्र से, उसके बाद से ही ओबीसी एससी एसटी जो मूल निवासी वर्ग है उसके अधिकारों को लेकर हमेशा से मैंने लड़ाई लड़ी। और मुझे लगता है ये समय एक ऐसा आ गया है जब हमें सरकार से सवाल पूछने चाहिए, क्योंकि हमारे जो चाहे प्रधानमंत्री जी कह लीजिए आदरणीय मोदी जी, वो अपने आप को चुनाव आते ही पिछड़े वर्ग का बताते हैं कि मैं तो पिछड़े वर्ग का हूं, और जैसे ही चुनाव जीत जाते हैं तो पिछड़े वर्ग को उनके अधिकार देने के नाम पे मौन साध जाते हैं, जातिगत जनगणना कराने के नाम पे मौन साध जाते हैं, अच्छे दिनों की बात करने पर मौन साध जाते हैं, रोजगार मांगने पर मौन साध जाते हैं। आज तक एक भी प्रेस वार्ता हमारे देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने कभी नहीं की, क्योंकि वो सवालों से भागते हैं, उनके पास जवाब नहीं है सवालों के। आज हम उनसे पूछना चाहते हैं, मैं ओबीसी न्याय जनजागरण अभियान की मुख्य संयोजक होने के नाते और कांग्रेस की राष्ट्रीय प्रवक्ता होने के नाते दोनों ही स्वरूपों में उनसे प्रश्न करती हूँ कि मोदी जी आप ये बताइए कि आप ओबीसी के लिए जातिगत जनगणना क्यों नहीं कराना चाहते। क्योंकि मैं ये बता दूं आपको कि हर 10 वर्षों के बाद जनगणना होती है, पशु पक्षियों की भी गणना की जाती है, पेड़ों की भी गणना की जाती है, लेकिन जनगणना में जातिगत जनगणना नहीं होती, ओबीसी की जनगणना विशेष तौर पर नहीं की जाती। और जब हर 10 वर्षों बाद जो की जाती है वो भी जनगणना 2021 में जो होनी चाहिए थी, वो जनगणना मोदी जी ने कोरोना के कारण स्थगित कर दी। कहा कि भाई कोरोना का भयंकर रूप हमें देखने को मिल रहा है, इसीलिए हम ये जनगणना नहीं कर सकते, तो 2021 में उसको रोक दिया गया। जिस 2021 में ही मैं आपको बताऊं लगातार चुनावों के चलते बड़ी बड़ी रैलियां की गई, बड़ी हजारों की भीड़ों में मोदी जी बंगाल में जाके दीदी ओ दीदी ये गुंडे की माफिक डकराने का काम कर रहे थे, एक महिला मुख्यमंत्री को अपमानित करने का काम करते रैलियों के माध्यम से नजर आ रहे थे, और वहां जाके कहते थे कि बड़ा मैं खुश हो गया हूं कि इतनी सारी भीड़ आई है कोरोना के पीक में, और दिल्ली आकर कहते थे 2 गज दूरी और मास्क है जरूरी। तो ये कथनी और करनी में इतना अंतर क्यों? ये दो नाव में पैर रख के आप कौन सी बैतरनी पार करना चाहते हैं मोदी जी? और इसी तरह से उन्होंने ओबीसी के नाम पर 2 नाव में अपने पैर रखने का काम किया। मैं ये कहना चाहती हूँ कि जनगणना क्यों नहीं कराना चाहते, इसका जवाब दें। मोदी सरनेम जो है वो मात्र एक सरनेम है, मोदी कोई जात नहीं होती। मोदी सरनेम हमारे जितने सम्मानित व्यापारी हैं वो लगाने का काम करते हैं, लेकिन अगर किसी महाचोर, चाहे वो नीरव मोदी हो, महाठग चाहे वो ललित मोदी हो, अगर उसे महाचोर को महाचोर कह दिया तो वो अपमानित कैसे हो गया? मुझे बताइए, चोर को चोर कहने से क्या उसका अपमान किया जाता है? किसी समुदाय का अपमान राहुल गांधी जी ने नहीं किया, मात्र ललित मोदी, नीरव मोदी जैसे महाठग जो मोदी जी के, प्रधानमंत्री मोदी जी के शासनकाल में हजारों करोड़ हिंदुस्तान का खून पसीने की कमाई का, लोगों का हजारों करोड़ रुपया लेकर भाग गया, उसको चोर बताने का काम किया तो मोदी जी ने अनर्गल आरोप लगाना प्रारंभ कर दिया। पूरी भारतीय जनता पार्टी एकत्रित हो गई और अनर्गल आरोपों की झड़ी बांधने का काम किया। हम ये प्रश्न करते हैं कि अगर आदरणीय मोदी जी आप ओबीसी हैं और अपने आप को ओबीसी बताते हैं तो आगे आइए और जातिगत जनगणना कराइए, और संसद के दोनों सदनों में एक अध्यादेश पारित कराकर संख्या बल के अनुपात में अगड़े पिछड़े सभी को निजी क्षेत्रों सहित कार्यपालिका, न्यायपालिका, विधायिका और मीडिया में हिस्सेदारी दिलाइए, और एससी और एसटी की तर्ज पर संख्या बल के अनुपात में ओबीसी को भी चुनाव लड़ने के लिए लोकसभा और विधानसभाओं में सीटें आरक्षित कराइए, जिस तरह एसटी और एससी के लिए कराई जाती है। और साथ ही साथ अगर आप ऐसा नहीं कर सकते तो फिर हर चुनाव में आकर अपने आप को ओबीसी बताने का ढोंग मत रचाइए। ओबीसी का घोर अपमान क्या है? ओबीसी का घोर अपमान यही है कि आप जातिगत जनगणना ना कराकर ओबीसी को उसके अधिकारों से वंचित करना चाहते हैं। ये सबसे बड़ा ओबीसी का घोर अपमान है जो आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने करने का काम किया है। तो मैं आप पत्रकार बंधुओं के माध्यम से ये मांग करती हूँ कि आदरणीय नरेंद्र मोदी जी सर्वप्रथम आकर ओबीसी के अपमान के लिए माफी मांगिए और उसके बाद ओबीसी की जातिगत जनगणना कराने का वादा कीजिए। ओबीसी कौन है? नीतीश कुमार जी भी तो ओबीसी है, लेकिन क्या किया था आदरणीय मोदी जी ने? डीएनए पर प्रश्न उठा दिया। मैं आपको बताना चाहती हूं कि आदरणीय नीतीश कुमार जी ने स्वयं एक पत्र लिखकर खुला पुत्र प्रधानमंत्री जी के नाम से लिखा था और उसमें यह आक्रोश जाहिर किया था कि आपने डीएनए पर प्रश्न उठाकर गलत किया है।
मैं तो कहती हूँ डीएनए पर प्रश्न उठाकर ओबीसी के मातृशक्ति के सतीत्व पर संदेह जताने का कुकृत्य किया आदरणीय मोदी जी ने। ये पाप है एक महिला शक्ति का अपमान करना, लेकिन मोदी जी के लिए तो आम बात है। मोदी जी ने तो 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड कहकर अपमानित किया था। मोदी जी ने तो हाइब्रिड बछड़ा कहकर एक मातृशक्ति का अपमान किया। मोदी जी ने प्रधानमंत्री रहते हुए संसद भवन में एक महिला सांसद की तुलना ताड़का और सुपर्णखा की हंसी से करने का काम किया। तो ये कैसे सम्मान करेंगे? इनके मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा जाके आदरणीय सोनिया गांधी जी पर किस तरह की टीका टिप्पणी करते हैं, वो किस तरह की अभद्र भाषा का प्रयोग करते हैं, किस तरह से दयाशंकर सिंह उत्तर प्रदेश में मायावती जी की तुलना किससे की थी? एक दलित महिला मुख्यमंत्री की तुलना किससे करने का काम किया था? वैश्या से तुलना करने का काम किया। और उसके बाद क्या हुआ? उन्हें कैबिनेट मंत्री बनाया गया। जो संजय निषाद है, उन्होंने क्या किया? उन्होंने कहा कि भगवान राम जी तो दशरथ के पुत्र ही नहीं है, ऐसा कहने का कुकृत्य संजय निषाद ने किया। लेकिन हुआ क्या? माता कौशल्या के सतीत्व पर जब प्रश्न उठाया संजय निषाद ने, तो भाजपा ने पुरस्कृत किया और अब मंत्री पद पकड़ाने का काम किया। तो ये पार्टी ना महिलाओं का सम्मान करती है, न ओबीसी का सम्मान करती है। मेरा ध्येय इस समय मात्र भारतीय जनता पार्टी को टारगेट करने का नहीं, उनके कटाक्ष में राजनीति करने का मात्र नहीं। मैं ये प्रश्न भाजपा से इसलिए कर रही हूं क्योंकि राजनाथ सिंह जी ने ये वादा किया था कि वो जातिगत जनगणना भाजपा की सरकार बनते ही कराएंगे। लेकिन जब दोबारा से सरकार भाजपा की बनी 2019 में, तो राजनाथ सिंह जी को रक्षा मंत्रालय सौंप दिया गया, अमित शाह जी को गृह मंत्रालय सौंप दिया गया। अब जब राजनाथ सिंह जी से पूछा बताइए जातिगत जनगणना कब होगी, तो उन्होंने मौन साध दिया। अमित शाह जी मौन साध लेते हैं, पूरा मंत्रिमंडल मौन साध लेता है। तो हम कहते हैं कि जो आपने वादा किया उसको निभाया क्यों नहीं? और एक जरूरी तथ्य आप लोगों के माध्यम से बताना चाहती हूँ, 2019 के बाद जब एक याचिका दायर की गई कोर्ट में कि आप ये जातिगत जनगणना क्यों नहीं करा रहे हैं और या कब कराएंगे, तो उस पर मोदी सरकार ने एक एफिडेविट दिया और उस एफिडेविट में ये कहा कि हम ओबीसी की जातिगत जनगणना नहीं करा सकते क्योंकि इसकी प्रक्रिया काफी लंबी और जटिल है। हम कहते हैं आप नहीं करा सकते, ठीक है। तो आप 2011 में जो कांग्रेस की तत्कालीन सरकार ने ओबीसी के लिए जातिगत जनगणना कराई थी, उसके आंकड़े सार्वजनिक कीजिए और उसके आधार पर हमें आरक्षण देने का काम कीजिए। जितनी जिसकी संख्या भारी उतनी उसकी भागीदारी के आधार पर संख्या बल के अनुपात में, हम तो कहते हैं अगड़े पिछड़े सभी को जितनी जिसकी संख्या संख्या बल के अनुपात में उन्हें मीडिया में, कार्यपालिका में, न्यायपालिका में, विधायिका में हर जगह हिस्सेदारी दे दो। हमें भी लोकसभा और विधानसभा में हमारी संख्या बल के अनुपात में सीटें हमारे लिए भी आरक्षित कर दी जाए, रिजर्व कर दी जाए, जहां कोई भी अगर चुनाव लड़े तो वो ओबीसी का व्यक्ति लड़े। जिस तरह एससी सीट पर एससी का व्यक्ति, एसटी सीट पर एसटी का व्यक्ति चुनाव लड़ता है, वैसे ही ओबीसी के लिए भी सीटें रिजर्व कर दी जानी चाहिए। और मैं भाजपा के आदरणीय ओबीसी सांसदों से ये करबद्ध विनम्र निवेदन करती हूँ कि आदरणीय भाजपा के ओबीसी सांसदों जाग जाइए और आप भी मोदी जी से जातिगत जनगणना कराने की घोषणा कराइए। और अगर आप घोषणा नहीं कराते हैं तो आप भी ओबीसी समाज से वोट मांगने मत आइए, क्योंकि आप सांसद बनकर पहुंचते हैं और आप जाकर भाजपा और भाजपा की आदरणीय बड़ी अम्मा जान आरएसएस की कठपुतली बन जाते हैं और उसके बाद ओबीसी के अधिकारों का हनन करने का काम आपके द्वारा किया जाता है और आप चुप्पी साध कर बैठ जाते हैं। तो मैं ये कहूंगी कि सही मायने में ये हो कि जातिगत जनगणना हो, हमें हमारे अधिकार दिए जाए। और मैं तो यही कहूंगी कि सब जितने लोग आपके माध्यम से मुझे सुन रहे हैं, मेरे ओबीसी भाइयों बहनों आगे आओ, बैनर बनवाओ, पोस्टर पर्चे, स्टिकर छपवाओ और अपने घरों की दीवारों पर ये नारा लिखवाओ कि जब तक जातिगत जनगणना नहीं तब तक बीजेपी को ओबीसी वोट नहीं। दोबारा सुन ले, जब तक जातिगत जनगणना नहीं तब तक बीजेपी को ओबीसी वोट नहीं। अगर आप जातिगत जनगणना कराएंगे तभी वोट मांगने आइए, वरना ओबीसी जितने भाजपा के सांसद है वह कान खोलकर सुन लो कि जब तक जातिगत जनगणना नहीं कराओगे तब तक वोट मांगने मत आइएगा, क्योंकि अब ओबीसी जाग रहा है और जाग चुका है और जो सोया है उसको भी मैं आपके माध्यम से जगाने का आह्वान करती हूँ कि जाग जाइए, आगे आइए, अपने अधिकारों के लिए लड़ाई लड़िए। भारत की आधी से अधिक आबादी ओबीसी समाज की है, तो अपनी एकता की ताकत को दिखाइए और जातिगत जनगणना की मांग को लेकर बिल्कुल अड़ जाइए। इस सरकार से कहिए जो वादा किया था उस वादा खिलाफी आपने करने का काम क्यों किया और ओबीसी को उसके अधिकार देने का काम कीजिए। मात्र कठपुतली बनाने का काम बंद करे भाजपा। और कोई ओबीसी समाज कोई भाजपा का बंधुआ मजदूर नहीं है, तो भाजपा अपना बंधुआ मजदूर समझने की गलती ना करे कि चाहे आप अधिकार देंगे नहीं देंगे आपको वोट मिलेगा, बिल्कुल नहीं। अब ओबीसी जाग रहा है। दिल्ली से लेकर उत्तर प्रदेश, झारखंड से लेकर छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ से लेकर महाराष्ट्र, महाराष्ट्र से लेकर मध्य प्रदेश, चारों तरफ ओबीसी अब धीरे 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 जागरूक हुआ है। लगातार आंदोलन किए जा रहे हैं और मैं आज से आपके माध्यम से इस बात की भी
घोषणा अवश्य करूंगी कि ओबीसी न्याय जन जागरण अभियान, जिसकी मैं संयोजक हूं, उसे मैं उस अभियान को शुरुआत करने का, प्रारंभ करने का यहाँ पर आह्वान कर रही हूँ और खुद भी उसकी शुरुआत कर रही हूँ, जिसके तहत मैं प्रेस वार्ताएं भी करूंगी, जिसके तहत बैनर, स्टिकर, हैंडबिल बांटे जाएंगे, जिसके तहत लोगों को जागरूक किया जाएगा कि लोग उठें और इस मांग को लेकर पूरी जद्दोजहद से जुटे, जिससे कि सरकार की आंखें खुले। मैं तो यही कहूंगी अंतिम में कि जब तक जुर्मी जुर्म करेगा सत्ता के गलियारों से, तब तक चप्पा चप्पा गूंजेगा अब इनकलाब के नारों से। आपका जो भी सवाल हो आप मुझसे पूछ सकते हैं। जैसे कि पुराना जो जनगणना का जो मतलब सर्वे हुआ था जी, उसके आधार पर जो देश की जो बहुतायत आबादी ओबीसी की, जैसे 52% की मात्रा में पहले आया था जी, उस आधार के को अपन मान्य करते हैं और जिस तरह अपन ओबीसी को 27% आरक्षण दिए सरकार द्वारा जो दिया जा रहा है जी, तो क्या वो संतोषप्रद है? जैसे पुराने आंकड़े जैसे 52% बोला रहा है जी, और उसके अनुपात में देखा जाए तो ओबीसी को 27% आरक्षण की घोषणा चलती है। देखिए, ये मैं जातिवाद वाली, उससे मुझे कोई दिक्कत नहीं है किसको कितना आरक्षण, लेकिन आप खुद सोचें कि एक वर्ग जो कि बहुत कम प्रतिशत है, उसको कहीं ना कहीं एक अघोषित आरक्षण मिल रहा है। कितना मिल रहा है? 50% से ऊपर ही मिल रहा है, क्योंकि 50% से, और जो ओबीसी SC ST है उसको 50% से कम आरक्षण दिया जा रहा है, जिनकी संख्या बहुत अधिक है। तो हमें इससे आपत्ति है। हम ये कह रहे हैं कि जितनी जिसकी संख्या उसको दे दो। आपने 27% की बात की, आप दिल पे हाथ रख के खुद ही बता दीजिए, आप तो पत्रकार है, कि क्या 27% आरक्षण मध्य प्रदेश में मिल रहा है ओबीसी को? 14% भी पूरा नहीं मिल रहा, कम ही मिलता होगा उससे, लेकिन 14% से अधिक तो ये खुद ही नहीं दे रहे। कहते हैं कि जी 50%, तो जिनको अघोषित मिल रहा है 50% से ऊपर, उनका क्या? उनकी कितनी संख्या है वो मुझे बता दो ना। तो आज तो ये अन्याय किया जा रहा है कि जिसकी संख्या ज्यादा है उनको कम दिया जा रहा है, जिनकी संख्या कम है उनको अघोषित है लेकिन उनको ज्यादा मिल रहा है। तो ये तो कहीं ना कहीं गलत है ना। 12%। हाँ, आप 12 बोले, आप 15% बोल रहे, उनको 15% भी है तो आप उनको कितना आरक्षण दे रहे हैं, और जो 85% है उनको कितना मिल रहा है, आप अपने आप उसका आकलन कर लें। तो मुझे लगता है जो चीजें गलत है, जो न्यायप्रद नहीं है, तो उनको न्यायिक तरीके से दिया जाना चाहिए। हम तो अधिकार मांग रहे हैं अपना, हमने तो कुछ गलत नहीं मांगा, और इस अधिकारों के लिए कांग्रेस ने जातिगत जनगणना कराई ना 2011 में। आपने आंकड़े क्यों छुपाया? क्यों नहीं दिखाना चाहती भाजपा की मोदी सरकार वो आंकड़ों को? हम कह रहे हैं वो आंकड़ों को दिखाइए, उसी के आधार पर दे दीजिए। आपने 2021 में नहीं कराई जनगणना, आप जातिगत जनगणना की तो बात ही भूल गए, क्योंकि आपने 2021 में जातिगत जनगणना का मोदी जी ने वादा किया था, राजनाथ सिंह जी ने वादा किया था, लेकिन जब 2021 की जातिगत जनगणना का सवाल उठा तो उन्होंने जातिगत जनगणना तो छोड़ो, जो नॉर्मल जनगणना होती है उसे भी स्थगित कर दिया कि ना रहेगा बांस और ना बजेगी बांसुरी, तो उन्होंने जनगणना ही हटा दी। जैसे जो 2021 में जातिगत जनगणना होनी चाहिए थी वो नहीं की जा रही है, इसके पीछे आपका क्या तर्क दौड़ता है कि सरकार की मंशा क्या होनी चाहिए? सरकार की मंशा सीधी है। सरकार की मंशा इससे भी स्पष्ट हो जाती है, ये ओबीसी को उनके अधिकारों से वंचित करना चाहते हैं, और ओबीसी को उनके अधिकारों से वंचित करने के लिए निजीकरण भी किया जा रहा है। क्योंकि जब आप ही बताइए रेलवे निजी हो जाएगी, तो जब रेलवे में अभी सरकारी नौकरियां मिलती है, निजीकरण हो जाएगा तो ना रहेगी सरकारी व्यवस्थाएं और ना रहेगी सरकारी नौकरी, वही वापस घूम फिर के, ना रहेगा बाज और ना बजेगी बांसुरी। तो यही कहीं ना कहीं है। तो मैं तो यही कहूंगी कि मोदी जी को भी समझना चाहिए। मोदी जी आजकल क्या है, अपने अहंकार के 7वें आसमान पर, उन्हें लगता है कि वो जीवन पर्यंत प्रधानमंत्री पद पर विराजमान रहेंगे, लेकिन उन्हें समझना चाहिए कि कोई भी कुर्सी जीवन पर्यंत नहीं रहेगी, कोई भी पद पर आप हमेशा विराजमान नहीं रह सकते। तो मोदी जी ये बात समझ जाइए और अहंकार के 7वें आसमान से उतरकर जरा जमीन पर आइए, क्योंकि मैं तो हमेशा कहती हूँ मोदी जी से कि अहंकार में 3 गए, धन, वैभव और वंश, और ना मानो तो देख लो रावण, दुर्योधन और कंस। तो आप क्यों ऐसा करना चाहते हैं कि आपका अहंकार जनता को तोड़ना पड़े? और अगर आप ऐसा करेंगे तो ओबीसी उबल रहा है, खोल रहा है, आक्रोशित है। भले आज आपको ऐसा लगता है कि ओबीसी शांत क्यों बैठा है, सबको ये प्रश्न उठता है, क्योंकि ओबीसी के साथ गलत होने के बाद भी ओबीसी शांत तब तक क्यों रहा है? क्योंकि ओबीसी सांसद जो बनकर आते हैं, हमें उनसे उम्मीदें लग जाती हैं कि भाई वो शायद कुछ अच्छा करेंगे, लेकिन जो ओबीसी सांसद भाजपा में जाकर बैठते हैं वो उनकी कठपुतली बन जाते हैं आरएसएस, वो मौन साध लेते हैं। उनसे कहो जातिगत जनगणना तो वो कुछ नहीं जवाब देते। तो आज हम उनसे भी जवाब चाहते हैं, उनसे भी मैं ये कहूंगी और सबसे कहूंगी, पूरे ओबीसी SC ST जितने हैं मूल निवासी, जो हमारे अधिकारों के लिए लड़ाई नहीं लड़ते सांसद बनने के बाद, तो उन्हें आप मत भी मत दीजिए, वो वोट लेने के भी काबिल लोग नहीं है। इसीलिए कह रही हूँ कि या तो ओबीसी जनगणना कराने के बाद मोदी जी से कराओ, नहीं तो ओबीसी से फिर वोट मांगने मत आओ कि हमें वोट दो।
खुद को वोट मांगने के, ये हमारे मुख्यमंत्री साहब मामा जी, ये बच्चियों के मामा जी बने फिरते हैं और कंस मामा की भूमिका निभाते हैं। बच्चियों के साथ जब बलात्कार होते हैं तब मौन साथ जाते हैं। बंडा में जिस तरीके से बच्ची के साथ हुआ सबको पता है, 11 साल की लोधी बच्ची के साथ रेप किया एक 52 साल के व्यक्ति ने, उस पर मौन साथ दी। वैसे तो आप बुलडोजर चला के घर तोड़ देंगे, लेकिन जिसका अवैध घर बना हुआ है जिस बलात्कारी का, उसका घर बुलडोजर से नहीं तोड़वा पाए। बड़े बड़े यहाँ संतों के नाम आते रहे। आपको भी पता है छतरपुर में बागेश्वर का एक जो संत था, उसने जो व्यभिचारी निकला, जिसने पिछड़े वर्ग की महिला का शोषण किया, और उनके पीछे कौन लोग थे? उनके पीछे थे भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष का नाम आया, शर्मा जी का। तो आज ये प्रश्न पूछा जाएगा ना कि आप ना महिला सम्मान पर टिकते हैं, ना आप ओबीसी के सम्मान पर टिकते हैं। क्या ये सरकार मात्र देश के सबसे अमीर चंद उद्योगपतियों की सरकार है? मैं तो हमेशा कहती कि हम तो हमारे दो की सरकार चला रहे हैं, और आज भी वही दिखता है, अमीर और अमीर होता जा रहा है। और एक बात और कहूंगी, गरीबी रेखा है ना, तो अमीरी रेखा भी बननी चाहिए, क्योंकि गरीबी रेखा अगर बनाई गई है तो ये गरीबी को मात्र राशन दान देने का काम मत करो आप, कि मात्र राशन दान देकर निपटा दोगे। गरीबों को राशन दान नहीं चाहिए, हमें अच्छे दिन चाहिए, हमें सहूलियतें चाहिए, हमें सम्मान चाहिए। तो आज हम तो कह रहे हैं कि हमें लोकतंत्र चाहिए, लूटतंत्र का विधान तुम रख लो, हमें समतावादी संविधान चाहिए, ये ग्रंथों का सारा ज्ञान तुम रख लो। अरे हमें सम्मान चाहिए, नफरती कूड़ेदान तुम रख लो। आज हमें अपने अधिकार चाहिए, आज हम उन अधिकारों के लिए लड़ रहे हैं। हम कहते हैं हमें विज्ञानवादी संस्कार चाहिए, ये पाखंडवाद का पहाड़ तुम रख लो। हमें पाखंडवाद नहीं चाहिए, हमें विज्ञानवाद चाहिए, हमें संविधानवाद चाहिए। हम अंबेडकर साहब, हम सरदार पटेल साहब, हम इनकी विचारधाराओं पर चलना चाहते हैं भाई। हम गॉडसे की और सावरकर की विचारधाराओं पर चलना नहीं चाहता, ये ना कभी चलना चाहेगा। तो आज गांधीवादी, अंबेडकरवादी, सरदार पटेलवादी, भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव, रानी अवंतीबाई, लोधी, रानी लक्ष्मीबाई, इन जैसे क्रांतिवीरों की हम भावनाओं को समझता है ये देश, और उनके साथ जुड़ा रहा है। ये गॉडसे और माफीवीर सावरकर के साथ कोई देश का व्यक्ति नहीं जुड़ना चाहता, जिससे भाजपा जोड़ना चाहती है। तो आज ये कहीं ना कहीं अंतर है कि एक तरफ आज गांधीवादी विचारधारा है तो दूसरी तरफ भाजपा की गॉडसेवादी विचारधारा। आज एक द्वंद्व चल रहा है, और ये द्वंद्व है, और ये द्वंद्व राहुल गांधी जी की सदस्यता रद्द होने पर खत्म नहीं हुआ है। ये द्वंद्व अब और तेजी से बढ़ेगा, ये अब आम आदमी तक पहुंच चुका है। ये द्वंद्व आज हिंदुस्तान का बच्चा ये समझ रहा है कि महंगाई की मोदी मार है, पेट्रोल डीजल आजादी के बाद पहली बार 100 के पार है, महिलाओं पर लगातार बढ़ रहा व्यभिचार है, लगातार बेरोजगारी से युवा परेशान है। तो आज इस चीज का जवाब देना पड़ेगा कि मोदी सरकार ये बताए कि क्या करना चाहती है। बस यही हमारे प्रश्न है कि ओबीसी की जातिगत जनगणना कराओ, महंगाई को समाप्त कराओ, और भाई जिन वादों के साथ आप आए थे उन वादों को तो पूरा कराओ, और ओबीसी न्याय जनजागरण अभियान के माध्यम से इस अभियान को और ओबीसी को हम और तेजी से जागरूक करें। आप पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं, जी, तो ये आपके व्यक्तिगत विचार माना जाएगा कि पार्टी आपके साथ में इस मुद्दे पे खड़ी रहेगी? देखिए, हमारी पार्टी का ऑफिशियल स्टैंड ये रहा है। हमने राज्यसभा में भी, हमारे जो सांसद महोदय थे उन्होंने भी इस चीज को उठाया था, अब वो नहीं है बीच में, सातव जी, और आदरणीय जयराम रमेश जी ने भी इस चीज को बहुत सार्वजनिक तौर पर स्पष्ट किया है कि हम चाहते हैं कि जातिगत जनगणना होनी चाहिए। ये कांग्रेस का बयान है, और कांग्रेस पिछड़े लोगों के साथ, पिछड़े वर्ग के साथ खड़ी है, और इसीलिए कांग्रेस ने पिछड़े वर्ग की बेटी साधना भारती को अपनी पार्टी की सबसे कम उम्र की राष्ट्रीय प्रवक्ता का दर्जा दिया। भाजपा बताए ना कि सम्मान कहाँ देने का काम करती है। उमा भारती जी की हालत देख लीजिए ना, आज आप, वो खुद कहने पर मजबूर है कि मेरे फोटो को तब लगाई जाती है जब वोट चाहिए होता है, तो आप फोटो देखकर वोट मत देना। अब लोधी समाज के लोग जी अपने से बिल्कुल स्वतंत्र है, अपने विवेक पर काम करें, जो सम्मान दे उन्हें वोट दे। इसका मतलब भाजपा सम्मान नहीं देती ना। तो भाजपा ने मात्र दोना और पत्तल की तरह इस्तेमाल करने का काम पिछड़े वर्ग को, लोधी समाज को करने का काम किया है, और इसीलिए अब दोनों और पत्तल की भांति और उपयोग नहीं होना चाहता कोई भी समाज, चाहे वो ओबीसी वर्ग हो, चाहे एससी हो, चाहे एसटी। कल को पार्टी इस बयान से मान के चलो अपने आप को अलग करती है, तो क्या आप इस बयान पे अड़िग रहेंगे, मतलब अटल रहेंगे ओबीसी को लेकर के? देखिए, मेरी पहली बात तो मैं ये चीज जानती हूँ कि मेरी पार्टी खुद इस चीज के लिए साधना भारती के साथ बिल्कुल खड़ी हुई है, और अलग करने की तो बात ही नहीं है इस बयान से, क्योंकि मेरे बयान में मैंने किसी के लिए नफरती शब्द थोड़ी ना बोल दिए, मैंने किसी के लिए अपशब्द थोड़ी ना कहा है, मैंने किसी के लिए कोई अपमानजनक शब्दावली का प्रयोग नहीं किया। मैंने तो मात्र अपने अधिकार मांगे हैं, और ये कांग्रेस पार्टी क्यों मुकरेगी? कांग्रेस पार्टी तो हमेशा अधिकार देने की पक्ष धर रही है। मैं तो अपने संवैधानिक अधिकार मांग रही हूँ भाई, ओबीसी के संवैधानिक अधिकार मांग रहे हैं ना, जो संविधान में हमें दिया गया है उसके, और मैं किसके तहत मांग रही हूँ? मैं संवैधानिक अधिकार के तहत ही मांग रही हूँ। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता तो है ना मुझे। मैं भी पत्रकार हूँ, और मैं जानती हूँ
कि पत्रकारिता जिस तरह से आज चल रही है, जो धर्म आज आप लोग निभा रहे हैं, आप तो अपना धर्म सही निभा रहे हैं, लेकिन नेशनल लेवल पे किस तरह से उस धर्म को निभाया जा रहा है ये किसी से छिपा नहीं है। तो आज हमारे पास रह क्या गया, आज हम आप लोगों के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से अपनी आवाज पहुंचा पाते हैं। नहीं तो हमारी आवाज को जब हम नेशनल चैनलों पर बैठते हैं तो पहले कहा जाता है आप चुप हो जाइए, जब हम चुप नहीं होते हैं तो हमें म्यूट किया जाता है। तो चैनल वाले, नेशनल चैनल वाले आवाज म्यूट कर सकते हैं, लेकिन हमारा गला नहीं दबा सकते, हमारे अधिकारों को नहीं दबा सकते, हमारी आवाज को छीन नहीं सकते और हमारे अधिकारों को भी नहीं छीन सकते। तो हम अपनी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार के तहत इसको मांगते रहेंगे, जब तक मोदी सरकार नहीं देगी तब तक मांगेंगे, और जब नहीं मिलेगा तो छीनेंगे, और नहीं देंगे तब भी तो इन्हें सत्ता से जमीन पर लाएंगे, इनका अहंकार चूर करेंगे और हम उन लोगों को सत्ता में बिठाने का काम करेंगे जो कि हमें हमारे अधिकार दे पाए। तो आगामी दिनों में आपकी रणनीति क्या होगी ओबीसी को लेकर के? ओबीसी को लेकर मेरी रणनीति ये, मैंने ये जो आंदोलन है पिछले वर्ष से चालू है, लगातार हम जगह जगह पे हमने कार्यक्रम किए। सागर में भी जब कार्यक्रम हुआ तो लगभग 1 लाख के लगभग सामाजिक लोग थे, SC ST OBC का था। उसके बाद दमोह में एक मैंने सभा को संबोधित किया इसी को लेकर। इसी तरह से लगातार हम जगह जगह पर जाएंगे। सभाएं नहीं होंगी तो लोगों से बैठकें करेंगे, बैठकों में लोगों को जागरूक करेंगे, बैनर, पोस्टर, हैंडबिल सब लोगों से हम आह्वान करते हैं कि जिसकी जितना सामर्थ्य है उसके हिसाब से छपवाएं, स्टिकर अपने दरवाजों पे चिपकवाएं, मैं भी छपवाऊंगी, आप लोग भी छपवाएं, और उस पर एक ही नारा लिखें कि जब तक जातिगत जनगणना नहीं तब तक ओबीसी वोट भाजपा को नहीं। तो बीजेपी को ओबीसी वोट नहीं मिलेगा जब तक जातिगत जनगणना नहीं, क्योंकि जब तक जातिगत जनगणना नहीं तब तक ओबीसी को न्याय नहीं, जब तक ओबीसी को न्याय नहीं तब तक बीजेपी को ओबीसी का वोट नहीं। बात इतनी है।